तो बच्चों हम लोग बात करेंगे कंपनी पर। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है कंपनी से रिगार्डिंग। इसमें कंपनी में शेयर और डिबेंचर चैप्टर है। एक चैप्टर गिवन है शेयर वाला जो भी हम पढ़ेंगे, और इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आएगा आपका डिबेंचर। डिबेंचर में दो पार्ट है, इश्यू ऑफ डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बेटा इश्यू ऑफ डिबेंचर आपके सिलेबस में है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कोर्स से डिलीट हो चुका है, वो हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है। तो ये जो हमारा कंपनी वाला मैटर है, इसमें दो ही चैप्टर हमें पढ़ने रहे। फर्स्ट शेयर वाला चैप्टर होगा और सेकंड होगा इश्यू ऑफ डिबेंचर। दो ही चैप्टर इसमें रहेंगे। पहले मैं आपको शेयर वाला चैप्टर पढ़ा देता हूँ। तो बच्चों वेरी फर्स्ट हम बात करेंगे रिगार्डिंग टू कंपनी। बेटा हमारे बिजनेस जो होते हैं उसमें एक होता है सोल बिजनेस, एक ही पर्सन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो खुद ही बिजनेस को रन कर लेता है। सेकंड होता है पार्टनरशिप होता है, जहाँ दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर बिजनेस में फंड लगाते हैं और उस बिजनेस को मैनेज करते हैं, वो पार्टनरशिप होता है। थर्ड पैटर्न जो आता है वो होता है कंपनी। कंपनी थोड़ा प्रोफेशनल टच आता है। सेकंड थिंग, अगर हमें फंड को रेज करना होता है, अगर फंड को रेज करना होगा तो उस केस में कंपनी आपके पास एक बेटर ऑप्शन होता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सोल बिजनेस और पार्टनरशिप में लायबिलिटीज़ क्या होती है, लिमिटेड होती है, बट कंपनी वाले केस में लायबिलिटीज़ क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। सोल बिजनेस और पार्टनरशिप में कंपनी जो होती लायबिलिटीज़ होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती है, बट यहाँ जो लायबिलिटीज़ होती है ये अपने आप में क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटीज़ होती है। क्या होती है बेटा यहाँ पे, लिमिटेड लायबिलिटीज होती है। तो हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग टू कंपनी क्या होता है। एक सीधा सीधा आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा हुआ है, उसी को एक बार मैं डिफाइन नोट करवा देता हूँ और फिर आपको कंपनी के बारे में पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो वेरी फर्स्ट डेफिनेशन नोट करा, कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। नोट करते जाओ सर के साथ साथ। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट बाय लॉ having separate entity with perpetual existence and a common seal. Company is an artificial person created by law having separate entity with perpetual existence and a common seal. ये जो हमारी एक डेफिनेशन है कंपनी की, परफेक्ट डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन को मैं आपको समझाता हूँ, तो आप लोग नोट कर लो एलिमेंट्स ऑफ कंपनी। नोट कर लीजिएगा बेटा एलिमेंट्स ऑफ कंपनी। इस एलिमेंट्स में मैं आपको जो डेफिनेशन लिखा वो पूरा क्लियर कर देता हूँ बेटा। जो डिफाइन थी उसी को एलिमेंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आपने लिखा था ना कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो यहाँ नोट करो फर्स्ट पॉइंट आर्टिफिशियल पर्सन। सेकंड नोट करो क्रिएट बाय लॉ। थर्ड नोट करो सेपरेट एंटिटी। फोर्थ नोट करो परपेचुअल एग्जिस्टेंस। फिफ्थ पॉइंट कॉमन सील। सिक्स पॉइंट मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेवन पॉइंट लिमिटेड लायबिलिटीज़। कंपनी में लायबिलिटीज़ लिमिटेड होती है बेटा, लिमिटेड लायबिलिटीज़। 8 पॉइंट शेयर कैपिटल। काफ़ी सारे पॉइंट बना सकते हैं बेटा, ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, ऐसे काफ़ी सारे कंटेंट होते हैं। मेन जो कंटेंट मैंने आपको लिखवा दिए, बाकी कंटेंट जितना चाहो उतना बना सकते हो। अब यहीं से हम बात करेंगे ना बेटा, इन कंटेंट को मैं आपको समझाता हूँ। वेरी फर्स्ट, कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। बेटा सोल बिजनेस में ये बोलते हैं कि सोल जो बिजनेसमैन होता है वो ही बिजनेस होता है, यानी बिजनेस की जितने भी सारी लायबिलिटीज़ होता है उसके लिए बिजनेसमैन लायबल होता है, इसीलिए तो वहाँ लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप में क्या होगा कि बिजनेस की जो भी लायबिलिटीज़ बचेगी पार्टनर को देना होगा, इसीलिए पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होता है। तो वहाँ सिंगल एंटिटी मान के चलते हैं, बिजनेस सोल प्रोप्राइटर का है और बिजनेस पार्टनर का है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। कंपनी में क्या कर दिया बेटा, दोनों को सेपरेट कर दिया। जो आपका कंपनी बिजनेस है
इसको और इसके ओनर को, इसके मेंबर्स को क्या कर दिया इन्होंने, सेपरेट कर दिया। इनका बिजनेस को और ओनर को दोनों ने क्या कर दिया इन्होंने, कंपनी को और शेयर होल्डर को सेपरेट कर दिया। तो इसने बोला कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक सेपरेट हो गया तो कंपनी अपना आप में एक पर्सन है, बट वो आपके और मेरे जैसा नेचुरल पर्सन तो है नहीं, इसीलिए बोला कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। क्रिएट बाय लॉ, हम लोगों को बेटा नेचर बनाती है, इसको किसने बनाया, लॉ ने बनाया। और फिलहाल कौन सा लॉ है, कंपनी एक्ट 2013। तो कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट बाय लॉ, लॉ इन द सेंस कंपनी एक्ट 2013। हैविंग सेपरेट एंटिटी, डेफिनेटली सेपरेट है, कंपनी बिजनेस अलग है और इसके ओनर्स, इसके शेयर होल्डर अलग है, तो वो अपने आप में क्या हो गया, सेपरेट एंटिटी हो गया। सोल बिजनेस में बेटा सिंगल एंटिटी होती है, क्यों, क्योंकि बिजनेस की सारी लाइबिलिटीज़ के लिए सोल प्रोप्राइटर लाइबल है, पार्टनरशिप की सारी लाइबिलिटीज़ के लिए पार्टनर लाइबल होता है, तो उनको सिंगल एंटिटी मान के चलते हैं। जबकि यहाँ दोनों को सेपरेट कर दिया, अब कंपनी अलग है और ओनर अलग है, तो कंपनी की जो भी लाइबिलिटीज़ होगी उसके लिए ओनर लाइबल नहीं होता। सपोज करो कंपनी बिजनेस को हमने लिक्विडेट किया, कंपनी बिजनेस को शट डाउन किया, लाइबिलिटीज़ आ रही 10, एसेट्स आ रही 10 लाख और लाइबिलिटीज़ कितनी बेटा 15 लाख है। तो इस 15 लाख को लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने के लिए आपके लिए पास जो 10 लाख की असेट्स थी कंपनी की, वो उससे पेमेंट कर दिया, बचाओ 5 लाख जो है उसके लिए ओनर्स, उसके लिए शेयर होल्डर लाइबल नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटा दोनों अपने आप में क्या है, सेपरेट एंटिटी, दोनों सेपरेट है। ओनर बोलेंगे साहब कंपनी के पास जो असेट थी उसको सेल करके हमने लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया, अब जो पैसा बाकी है उसके लिए कंपनी के पास पैसा नहीं, कंपनी पेमेंट नहीं कर सकती और हम तो सेपरेट है, हम इसके लिए लाइबल नहीं है। तो इसीलिए बोला सेपरेट लीगल एंटिटी। 4 पॉइंट परपेचुअल एग्जिस्टेंस, बेटा डेफिनेटली नेचुरल पर्सन होगा तो उसकी डेथ होगी, ये तो नेचुरल पर्सन है ही नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन, और आर्टिफिशियल पर्सन की डेथ होगी नहीं, कंपनी बिजनेस कंटिन्यू चलता जाएगा। अगर इसके ओनर की, शेयर होल्डर की, मेंबर की, डायरेक्टर की, चेयरपर्सन की डेथ होने के बाद भी कंपनी बिजनेस रुकता नहीं, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन जिसका परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, डेथ नहीं होगी, कंटिन्यू चलता जाएगा बेटा। कॉमन सील, हम नेचुरल पर्सन कहीं जाते हैं तो हमारा साइन करके एग्रीमेंट करते हैं, तो यहाँ कंपनी नेचुरल पर्सन है नहीं, तो कंपनी की बिया पे कोई पर्सन जाएगा और वो जाके क्या कर देगा बेटा, अपने सिग्नेचर कर देगा, और सिग्नेचर करने के बाद कंपनी की वहाँ सील लगती है, और जब कंपनी की सील लगेगी तभी वो एग्रीमेंट कंपनी के नाम से वैलिड होता है। इसलिए बोलते क्या होती है बेटा, कॉमन सील लगना ज़रूरी होता है। मैनेजमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सोल बिजनेसमैन जनरली प्रोप्राइटरी बिजनेस मैनेज कर लेता है, पार्टनरशिप में पार्टनर मैनेज कर लेते हैं, लेकिन कंपनी में कंपनी और मेंबर तो सेपरेट होते हैं, तो फिर कौन मैनेज करता है, तो ओनर जो होते हैं बेटा, शेयर होल्डर होते हैं, इन्होंने तो कंपनी में पैसा लगा दिया। अब ये क्या करते हैं बेटा, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम बनाते हैं। शेयर होल्डर ने कंपनी में पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम बना के बिजनेस दे दिया और बोला आपको इस बिज़नेस को मैनेज करना है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो टीम होती है जिसमें जनरली शेयर होल्डर होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, बिज़नेस को मैनेज करते हैं। और इन्होंने जो साल भर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो वर्क किया बेटा, उसके लिए शेयर होल्डर, उसके लिए ओनर क्या करते हैं, ओनर को लगता है ना बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फेयर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए ओनर क्या करते हैं, शेयर होल्डर क्या करते हैं, जनरल मीटिंग में एक ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, CEO अपॉइंट करते हैं, और उसको बोलते हैं कि आप हमारी कंपनी की ऑडिट करो, आप हमारी कंपनी के अकाउंट्स को इंस्पेक्शन करो, चेक करो और बताओ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सही काम कर रहा है कि नहीं कर रही है, मैनेजमेंट सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो CA को अपॉइंट किया ऑडिटिंग के लिए, CS कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं कंपनी की फॉर्मेलिटी के लिए, ICW होता है, CWA कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट होता है, उसको अपॉइंट करते हैं कॉस्ट की ऑडिट करने के लिए कि कॉस्ट पर प्रॉपर ध्यान दिया जा रहा नहीं जा रहा। तो ओनर क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम बनाई और उनको बोल दिया आप कंपनी बिजनेस मैनेज करो, ये लोग मैनेज करें, लेकिन ये काम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसके लिए ओनर्स, इसके लिए शेयर होल्डर CA अपॉइंट करते हैं, CS अपॉइंट करते हैं, CW अपॉइंट करते हैं, अपने कुछ लोग अपॉइंट करते हैं और बताते हैं बताओ कि ये लोग प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो बच्चों मैनेज कौन करता है, मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स की टीम इसको मैनेज करती है। जनरली डायरेक्टर में शेयर होल्डर होते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटीज़ डेफिनेटली
सोल बिजनेस पार्टनरशिप में लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती है, जबकि यहाँ लाइबिलिटीज़ क्या होती है, लिमिटेड होती है। कि बाय द वे ओनर का शेयर पे कोई पैसा बाकी चल रहा है, लाइक हमारा शेयर 10 रुपीज़ का है और किसी शेयर होल्डर ने 8 रुपीज़ पेड किया, तो उसका 2 रुपये अनपेड है। 10 रुपीज़ का शेयर है, उसने 8 रुपीज़ पेड कर रखा, 2 रुपीज़ अनपेड चल रहा है, तो ये शेयर होल्डर, ये ओनर इस अनपेड अमाउंट तक लाइबल है। अगर 10 रुपीज़ का शेयर और पूरा 10 रुपीज़ पेड कर दिया, तो अब शेयर होल्डर कुछ भी लाइबल नहीं होगा। तो शेयर होल्डर की लाइबिलिटीज़ लिमिटेड होती है, कहाँ तक होती है, अनपेड अमाउंट तक। कि सर अगर शेयर पर कोई अमाउंट अनपेड चल रहा है तो वहाँ तक शेयर होल्डर, वहाँ तक ओनर लाइबल है, बाकी ओनर लाइबल नहीं होते। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटीज़। कि कंपनी की लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने के लिए कंपनी के पास असेट्स को सेल करने से जो अमाउंट आया वहीं तक लाइबल है। इसके बाद की जो लाइबिलिटीज़ होती है उसके लिए कंपनी के पास पैसा है नहीं और ओनर उसके लिए लाइबल होगा नहीं, क्योंकि इनकी लाइबिलिटीज़ लिमिटेड थी। और कहाँ तक लिमिटेड थी, अनपेड अमाउंट तक लिमिटेड थी। उसके बाद ये लोग लाइबल नहीं होते। शेयर कैपिटल, यहाँ जो कैपिटल होती है बेटा वो शेयर में डिवाइड होती है, इसीलिए इसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। अगला टॉपिक मैं आपको शेयर कैपिटल से पढ़ाऊँगा। तो फिलहाल मैंने एक डेफिनेशन डिस्कस किया, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल एग्जिस्टेंस एंड ए कॉमन सील। इसी को मैंने एलिमेंट में कन्वर्ट किया कि कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी ओनर दोनों सेपरेट होते बेटा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट बाय लॉ। हमें नेचर बनाती है, इसको कंपनी 2013 बनाता है। कंपनी और इसके मेंबर सेपरेट होंगे। कंपनी जब आर्टिफिशियल पर्सन, तो किसी भी ओनर, शेयर होल्डर, किसी के डेथ होने से कंपनी रुकता नहीं, इसका एग्जिस्टेंस अनलिमिटेड होता है। इसके सारे काम में कंपनी के लिए तभी वैलिड होगा जब कंपनी की सी लगती है। मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वर्किंग के लिए शेयर होल्डर क्या करते हैं बेटा, ऑडिटर अपॉइंट करते हैं जो इसकी वर्किंग को चेक करते हैं और शेयर होल्डर को रिपोर्ट देते हैं। यहाँ शेयर होल्डर की लाइबिलिटीज़ लिमिटेड होगी। और कहाँ तक लिमिटेड होती है, एक शेयर का जो अनपेड अमाउंट होता है वहाँ तक लिमिटेड होती है। और आखिरी पॉइंट, यहाँ जो कैपिटल होती है वो शेयर में डिवाइड होती है, इसीलिए इसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। अब आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक शेयर कैपिटल पढ़ाऊँगा। बेटा वैसे आपने पूरा कंपनी के बारे में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था, इसलिए मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, नॉर्मल आपको पढ़ा रहा हूँ। और वैसे भी थ्योरी में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि थ्योरी का कोई क्वेश्चन यहाँ बनता नहीं। एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने आपको इसका एक इंट्रोडक्शन करवा दिया। वैसे मैंने आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, उसके अलावा भी आपने बिजनेस स्टडीज़ में ये सारी चीज़ एक बार पढ़ी हुई है। बट जहाँ जितना रिक्वायर्ड होगा धीरे धीरे मैं आपको हर चीज़ उसमें क्लियर करता जाऊँगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आप नोट करें, शेयर। तो बच्चों नेक्स्ट हम बात करेंगे शेयर के लिए। तो बेटा शेयर क्या होता है, शेयर का मीनिंग नोट करो, पार्ट ऑफ कैपिटल। शेयर इज़ पार्ट ऑफ कैपिटल। बेटा बिजनेस में जो कैपिटल होती है उस कैपिटल को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, और वो जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। इन द सेंस शेयर इज़ पार्ट ऑफ कैपिटल। सपोज करो बिजनेस के कैपिटल है 10 लाख। अब आपने 10 लाख को क्या कर दिया, 10 रुपीज़ में डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया बेटा, 1 लाख। आपको कैपिटल के पर्पज से 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, लेकिन 10 लाख रुपए किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से नहीं लेना है, पब्लिक से 10 लाख रुपए का फंड जनरेट करना है। तो आपने 10 लाख रुपीज़ को 10 में डिवाइड किया, तो नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ पार्ट, नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया, 1 लाख। अब आपने बोला हमारी जो कंपनी है उसमें 1 लाख शेयर है और एक शेयर 10 का है, सब टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 10 लाख। अब लोगों को कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो सपोज करो ए आया, उसने 10,000 शेयर परचेज कर दिया 10 के हिसाब से, इसने 1 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिया। बी आया, उसने 40,000 शेयर परचेज किया, एक 10 के हिसाब से 4 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया। सी आया, उसने 50,000 शेयर परचेज किए, 10 के हिसाब से इसने 5 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 10 लाख हो गई। यानी ये जो कैपिटल था, इस कैपिटल को हमने 10 रुपीज़ में डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ शेयर हो गया 1 लाख। अब जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उसके अकॉर्डिंग कंपनी में शेयर परचेज कर लेगा। आपको लगता है सर मेरे पास तो 10,000 ही है, तो कोई बात नहीं, 10,000 है तो 1,000 शेयर परचेज कर लो, एक 10 का, तो ये 10,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया, 10,000 के शेयर हो गए।
तो 10 रुपये में क्यों डिवाइड किया, जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उसके अकॉर्डिंग शेयर परचेज कर लेगा। तो बेटा शेयर इज पार्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, शेयर बोलेंगे। अब हम बात करेंगे शेयर दो टाइप के होते हैं, वेरी फर्स्ट इक्विटी शेयर और सेकंड होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर। अब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर पर बात करेंगे बेटा। देखो वेरी फर्स्ट इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। जो लोग लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, सब हमने शेयर परचेज कर लिया लाइफ टाइम के लिए, जिस दिन कंपनी का लिक्विडेशन होगा, जिस दिन कंपनी बंद होगी तभी हमें पैसा मिलेगा, तो वो इक्विटी शेयर होता है। यानी जो लोग लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इक्विटी शेयर होता है बेटा, और जो लोग फिक्स टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं वो होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर होता है। ये सारी चीज़ आपके नोटबुक के अंदर गिवन आपको नोट करनी है। तो वेरी फर्स्ट इक्विटी शेयर, लाइफ टाइम के लिए जो इन्वेस्टमेंट करता है वो इक्विटी शेयर होता है, और जो फिक्स टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट होता है 5 साल 10 साल या मैक्सिमम 20 ईयर के लिए कंपनी में पैसा लगाया तो वो क्या हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया। बच्चों प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड की रेट फिक्स होती है। प्रेफरेंस शेयर के साथ में ऐसा लिखा था 10%, यानी इस प्रेफरेंस शेयर पर 10% के हिसाब से डिविडेंड देना। लिखा हुआ 12% प्रेफरेंस शेयर, इन द सेंस इन प्रेफरेंस शेयर पर 12% के हिसाब से डिविडेंड देना। तो इन प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड की रेट क्या बेटा, फिक्स होती है, जबकि इक्विटी शेयर पर डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होती है। इक्विटी शेयर पर डिविडेंड की रेट फ्लक्चुएटिंग होती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दिया, उसके बाद जो बचेगा वो होगा अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। जो आपको रिजर्व में ट्रांसफ़र करना, जो रिटर्न करना वो कर लो। अब जो भी पैसा बचेगा उसका हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देंगे। जितना पैसा बचेगा सबका सब इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देंगे। अगर कम बच रहा तो डिविडेंड कम होगा, अगर ज़्यादा बच रहा तो डिविडेंड ज़्यादा होगा। इसीलिए इक्विटी शेयर पर डिविडेंड की रेट फ्लक्चुएटिंग होती है, यानी कम और ज़्यादा हो सकती है, इस पर प्रॉफिट पर डिपेंड करती है। जबकि प्रेफरेंस शेयर में ऐसा नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर पर फिक्स रेट से आपको डिविडेंड देना होता है। आगे हम बात करते हैं बेटा कि इक्विटी शेयर होल्डर परफेक्टली कंपनी के ओनर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर होने से उनको ओनर मानते हैं, बट परफेक्ट ओनर नहीं होते हैं, और ये ओनर होने के बिहाफ पे इनको वोटिंग राइट मिलता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर ओनर नहीं होने से उनको वोटिंग का राइट नहीं मिलता है। बच्चों जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, कंपनी बंद होती है, तो एसेट्स को सेल करते हैं, और एसेट से जो भी पैसा आता है इससे हम सारी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर देंगे, और लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करने के बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट होगा, और उसके बाद बचेगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल का पेमेंट होगा। एसेट्स को सेल करने के बाद जितने भी सारी लाइबिलिटीज़ उनका पेमेंट करो, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट करो, उसके बाद इक्विटी शेयर का पेमेंट करो। तो जब कैपिटल में पेमेंट की बात आएगी तो प्रेफरेंस शेयर को प्रायोरिटी मिलती है, इसीलिए इसका नाम देते हैं प्रेफरेंस शेयर। इनका नाम प्रेफरेंस शेयर क्यों रखा, क्योंकि जब पेमेंट की बात आएगी तो इनको प्रेफरेंस मिलती है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। सेम इसी मैनर से जब डिविडेंड की बात आती है, तो मैंने अभी आपको समझाया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देंगे। इसके बाद बारी आएगी अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब इस अर्निंग में से रिजर्व बनेगा, और रिजर्व के बाद जो पैसा बचेगा उससे इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे। तो डिविडेंड में भी प्रेफरेंस शेयर को प्रायोरिटी मिलती है। तो चाहे कैपिटल का पेमेंट करना हो या डिविडेंड का पेमेंट करना हो, पेमेंट में हमेशा प्रेफरेंस शेयर को प्रायोरिटी मिलती है। तो यहाँ पेमेंट में क्या होता है बेटा, पेमेंट ऑफ कैपिटल या डिविडेंड, हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या होती है बेटा, प्रायोरिटी मिलती है। तो ये दो टाइप के शेयर हम डिस्कस किए, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। कि सर जहाँ लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना वहाँ लोग इक्विटी शेयर परचेज करते हैं, और जहाँ कुछ फिक्स टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना वो लोग प्रेफरेंस शेयर परचेज करेंगे। इक्विटी प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड की रेट फिक्स होती जो हमेशा गिवन होगी, या डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होती, फ्लक्चुएटिंग होती बेटा। इक्विटी शेयर होल्डर ओनर होने से वोटिंग मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर परफेक्टली
ऑनलाइन नहीं होने से इनको वोटिंग राइट नहीं मिलता। जब कैपिटल का पेमेंट करना होगा या डिविडेंड का पेमेंट करना होगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रायोरिटी मिलती है। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैपिटल दिया जाएगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को होगा। पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, तो इनको प्रायोरिटी देते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है। तो बच्चों आप लोगों की बुक में गिवन होगा डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर गिवन है, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। इस चैप्टर में वेरी फर्स्ट आपको डिफाइन नोट करना था, उसके बाद एलिमेंट नोट करना था, एलिमेंट के बाद आप लोगों को नोट करना होगा डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, उसको आपको अपनी नोटबुक में गिवन है। जो सारी चीज़ें मैंने बोली ये आपकी बुक में गिवन है, जिसको आप नोट कर सकते हो। अब शेयर होने के बाद मैं बात करूँगा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो बच्चों टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में वेरी फर्स्ट गिवन है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इसके अपोजिट नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। चलो एक एक प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स पे डिस्कस करते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट इसको फोकस करना बेटा। प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स में वेरी फर्स्ट आपको गिवन है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बेटा, तो हम लोग बात करेंगे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पर। देखना बच्चों क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है बेटा, सपोज करो 2017 में प्रॉफिट हुआ तो हमने प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दे दिया, 2018 में लॉस होने से हम डिविडेंड नहीं दे पाए, फिर 2019 में प्रॉफिट हो गया। तो 2019 में जब प्रॉफिट होगा तो हम लोग क्या करेंगे 2018 का डिविडेंड देंगे और उसके बाद 2019 का डिविडेंड देंगे। 2018 में क्या हुआ था, लॉस हो गया, लॉस होने से डिविडेंड नहीं दे पाए, तो ये डिविडेंड बेटा अक्यूमुलेशन हो गया, क्यूमुलेटिव हो गया। अब जैसे 2019 में प्रॉफिट होगा, पहले लॉस वाली ईयर का डिविडेंड दो और फिर करंट ईयर का डिविडेंड दो। तो अगर ये कंडीशन फॉलो होती है कि सर लॉस के कारण डिविडेंड नहीं दे पाए, तो ये अक्यूमुलेशन हो गया और ये अक्यूमुलेशन आपको अगले साल जब भी प्रॉफिट होगा तो पेमेंट हो जाता है। ऐसे प्रेफरेंस शेयर को हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। इसी का अपोजिट नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या बेटा, प्रॉफिट था डिविडेंड मिल गया, लॉस है डिविडेंड नहीं मिलेगा, अब फ्यूचर में भी नहीं मिलेगा। सा प्रॉफिट था तब तक मिल रहा, लॉस है अब नहीं मिला और फ्यूचर की कोई उम्मीद आप मत रखो। अब जब 2019 में प्रॉफिट होगा तो ओनली 2019 का डिविडेंड देना है, पुराना कोई नाम आपको नहीं लेना, क्योंकि हमारे इस प्रेफरेंस शेयर का नाम क्या, नॉन क्यूमुलेटिव, कोई क्यूमुलेशन नहीं होता है। तो प्रॉफिट है तो डिविडेंड मिल जाएगा, लॉस है तो डिविडेंड नहीं मिलेगा और फ्यूचर में भी नहीं मिलेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव। तो क्या फ़र्क हो गया क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव में, तो क्यूमुलेटिव में लॉस के कारण डिविडेंड नहीं मिल पाएगा, तो वो अक्यूमुलेशन होकर फ्यूचर में जब भी प्रॉफिट होगा तो वो मिल जाता है, वो होता है क्यूमुलेटिव। और नॉन क्यूमुलेटिव लॉस के कारण डिविडेंड नहीं मिल पाया, बस नहीं मिल पाया, फ्यूचर में भी कोई उम्मीद मत रखो बेटा। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होता है बेटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया था, इसमें से आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया, इसके बाद जो आया था उसका नाम था अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब आप इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दो और उसके बाद जो रिजर्व बचता है, अगर इस रिजर्व में जनरली बेटा इक्विटी शेयर होल्डर का राइट होता है, इस रिटर्न अर्निंग में इक्विटी शेयर होल्डर का राइट होता है, यहाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई लेना देना जनरली नहीं होता। लेकिन अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है तो इस रिजर्व में क्या करेंगे बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी पार्टिसिपेट करेंगे। जो रिटर्न अर्निंग होती है, जो रिजर्व होता है, अगर इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई रोल होता है, अगर उनका कोई शेयर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। यानी रिटर्न अर्निंग में अगर प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और इसी का अपोजिट नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। साहब रिटर्न अर्निंग तो केवल इक्विटी शेयर होल्डर की है, इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई लेना देना नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर बोला हमारा पैसा हम किसी को नहीं देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई लेना देना नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पार्टिसिपेटिंग।
सीधा सीधा कैसे याद रखना, सर रिज्यूम में प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई रोल है, पार्टिसिपेट करे तो पार्टिसिपेटिंग और नहीं करे तो नॉन पार्टिसिपेटिंग। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इररिडीमेबल भी बोलते हैं और नॉन रिडीमेबल भी बोलते हैं, कि जहां प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स टाइम बाद पेमेंट करना, 5 साल 10 साल या 20 साल बाद पेमेंट करना होता है, फिक्स टाइम बाद उनको रिडम्पशन करना, फिक्स टाइम बाद उनका पेमेंट देना होता है, तो वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है। जैसे प्रेफरेंस शेयर आपने इशू किया था और उसमें 10 ईयर का टर्म लिया था, तो जैसे 10 साल कंप्लीट होगा और हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वापस पेमेंट करेंगे, अगर 10 साल बाद वापस पेमेंट करना तो ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और बोला सब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना ही नहीं, जिस दिन कंपनी बंद होगी, जिस दिन कंपनी लिक्विडेट होगी, जिस दिन कंपनी का वाइंड अप होगा तभी पेमेंट करेंगे, बाकी पेमेंट नहीं होगा, उसको इररिडीमेबल नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। तो जहाँ फिक्स टाइम बाद पेमेंट करना होगा वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और जहाँ लिक्विडेशन के टाइम पेमेंट करना वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, तो सुनना बेटा, जब प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना होता है तो हम प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन के दिन, पेमेंट के दिन उनको बोलते हैं आप बदले में इक्विटी शेयर ले लो, बदले में प्रेफरेंस शेयर ले लो। तो प्रेफरेंस शेयर का पैसा ना लेके इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में अगर कन्वर्ट करने का राइट रखते हैं तो कन्वर्टिबल। कि साहब 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर था, आप 100 रुपीज़ ना लेके 100 रुपीज़ का इक्विटी शेयर ले लो या 100 रुपीज़ का नया प्रेफरेंस शेयर ले लो। तो अगर प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट होगा तो कन्वर्टिबल, और सेकंड नॉन कन्वर्टिबल। नहीं साहब, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोला मुझे कोई आपकी इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए, मुझे तो मेरा पेमेंट चाहिए, कन्वर्ट करने का कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं, मुझे तो मेरा पैसा दो। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमने डिस्कस की है। अब बच्चों अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो प्रेफरेंस शेयर क्या मानना, क्यूमुलेटिव मानना, नॉन पार्टिसिपेटिंग मानना, रिडीमेबल मानना और नॉन कन्वर्टेबल मानना। अगर कहीं कोई स्पेसिफिक लिखा हुआ नहीं है तो क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव में प्रेफरेंस शेयर कौन सा मानेंगे, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होगा। यानी अभी लॉस से डिविडेंड नहीं मिला तो जब प्रॉफिट होगा तो मुझे मेरा डिविडेंड मिलेगा। इधर कौन सा होगा बेटा, नॉन पार्टिसिपेटिंग, यानी रिजर्व में इनका कोई रोल नहीं होता। रिडीमेबल, फिक्स टाइम बाद पेमेंट करना होगा और कन्वर्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। तो अगर कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है तो प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल बट नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर मानते हैं। तो आज जो मैंने कंपनी का थ्योरी टॉपिक डिस्कस किया, इसमें कंपनी का डिफाइन पढ़ाया, कंपनी का एलिमेंट पढ़ाया, टाइप्स ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर डिस्कस किया था, उसका डिफरेंस बताया था, और उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर बता दिए बेटा। मैंने डेफिनेशन लिखवा दिया था, एलिमेंट लिखवा दिया था, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर आपकी बुक में गिवन होगा, वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। अब ये टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर मैंने नोट कराई, ये आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। कल मैं आपको टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ाऊंगा और टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ा के हम न्यूमेरिकल टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों कल मिलते हैं हम टाइप्स ऑफ कंपनी के साथ।